चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए बाकी जो आने के रहेंगे वो आएंगे, तो उनके लिए बाकी सबको वेट कराना सही नहीं होगा। तो आज का चलिए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार पूछना चाहेंगे, मेरा आवाज पहुंच रहा है और स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, स्लाइड दिख रहा है कि नहीं? तो काइंडली। ओके सर, सब ठीक है। दिख रहा है ना? ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। तो प्रीवियस वीक हम लोग चूंकि एक ही क्लास हम लोग कर पाए थे, एक ही सेशन हम लोग कर पाए थे, संडे का सेशन हम लोग का नहीं हो पाया था कुछ विशेष कारण किस वजह से। तो लास्ट वीक हम लोग जहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हुए थे, तो वो हम लोगों का लगभग लगभग जो मार्केट टर्मिनोलॉजी का जो पार्ट है, मार्केट टर्मिनोलॉजी में जो बेसिक जो टर्म्स हैं, उसमें हम लोग प्रीवियस वीक में बियर मार्केट के बारे में जाने, लॉन्ग पोजीशंस के बारे में जाने, शॉर्ट पोजीशंस क्या होता है इसके बारे में जाने, इंट्राडे पोजीशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए, किस तरह से उसमें ट्रेड करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस किए कि एवरेजिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है, और पिरामिडिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टॉक में किस तरह से आप एवरेजिंग कर सकते हैं या पिरामिडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बेसिक जो डिस्कशन है, बेसिक डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं। ये जब हम लोग आने वाले सेशन में जब हम लोग चार्ट पैटर्न्स में जाएंगे या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में जब हम लोग डिटेल्स में डिस्कशंस करेंगे, तो वहां पे और इस मैटर में हम लोग डिटेलिंग जान पाएंगे कि एवरेजिंग एक्चुअली किस पॉइंट ऑफ टाइम में, किस पॉइंट ऑफ प्राइस में करना बेहतर होता है और ज्यादा उससे प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। वो हम लोग आने वाले सेशन में इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी में जो हम लोग का ये पूरा जो सेट है, इसमें तीन टॉपिक्स और बाकी है, जिसमें से एक डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है, करेंगे। और सेकंड होता है एफआईआई, डीआईआई, जो कि जिनको मार्केट मूवर्स भी कहा जाता है, उनके बारे में भी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन लोगों का जो बाइंग या सेलिंग होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट में, और हम लोग भी उसके वजह से किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स, जो कि एक मेजर टर्न अराउंड होता है स्टॉक मार्केट में, और ये ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स कुछ आपका पहले से तय किया हुआ रहता है, और कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो बिना तय किया हुआ अचानक से आ जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं और इसमें हम लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और अपना किस तरह से ट्रेड या जो हम लोग का इन्वेस्टिंग है उसको हम लोग किस तरह से सही तरीके से रख पाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट, ये क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, इसका किस तरह से बेनिफिट उठाया जाता है, हमको आपको क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का जो स्लाइड है उसमें हम लोग आ गए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड एक्चुअली क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो डिविडेंड क्या होता है? ये एक कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट का एक पोर्शन, जो कि कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी का शेयर काफी दिन से अपना पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे, मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखे। ठीक है, ये सिंपली इसका डेफिनेशन है। मैक्सिमम कंपनीज, जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज जो है लगभग लगभग 8,000 प्लस आपका कंपनीज। ठीक है, तो हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, इसको भी माइंड में रखना है। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज ही हैं जो कि आपका प्राइवेट कंपनीज भी हैं और आपका गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं। वो सिलेक्टेड कंपनीज जो है वही डिविडेंड पे करती है। और डिविडेंड के बारे में और एक चीज आपको माइंड में रखना है कि डिविडेंड, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड आज पे कर रही है,
तो जरूरी नहीं है कि कल भी वो पे करे। ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर कि कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है या डिविडेंड नहीं देना चाहती है। जनरली जैसे जो गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं, जनरली जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वो लोग आपका डिविडेंड पे नहीं करती है। वो कंपनी का जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, वो कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा को वो कंपनी में ही री इन्वेस्ट करती है, और कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो जो जरूरत है, नया प्लांट लगाना, नया स्टोर खोलना, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वो जो प्रॉफिट का पैसा है वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट करती है। जैसे कि आपको डिविडेंड से बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन जब कंपनी डेवलप करती है, उसका बिजनेस एक्सपेंड करता है, तो उसका शेयर प्राइस भी वहां पे आपका इंक्रीज होता है, तो वहां से आपको वो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है कि हर कंपनी, कोई भी कंपनी आप अगर खरीद लेते हैं वो डिविडेंड दे, ये जरूरी नहीं है। जो दे रहा है आज, वो कल नहीं भी दे सकता है, और जो आज नहीं दे रहा है, उसका मैनेजमेंट अगर तय किया कि हमको डिविडेंड देना है, तो वो कल दिन जाके डिविडेंड दे सकता है, ठीक है। ये सिंपल इसका है। अब यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का 100 शेयर आप खरीद के रखें, ठीक है। कोई भी कंपनी आप अपने मन में उसको ले लीजिए कि इस कंपनी का हम शेयर हम खरीद के रखे हैं। अब वो कंपनी डिक्लेयर किया कि हम 5 रुपया पर शेयर डिविडेंड अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उसको हम पे करेंगे, ठीक है। तो आपको, चूंकि आप 100 शेयर आप रखे हैं और 5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट वहां पे मैनेजमेंट करती है, तो आपको टोटल 500 रुपीज का आपको यहां पे डिविडेंड पे किया जाएगा, ठीक है। अब शेयर जब आप खरीदे हैं तो आप अपना डीमैट अकाउंट के जरिए से खरीदे हैं, आपका पोर्टफोलियो में शेयर है, ठीक है। लेकिन जब ये डिविडेंड आपको पेमेंट किया जाता है, तो डिविडेंड आपका जो पोर्टफोलियो है, डीमैट का जो होल्डिंग है, डीमैट में आपका ये पैसा नहीं आता है। ये पैसा कंपनी डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। एक आपका डेट होता है, उस डेट के दरमियान में ही ये जो 500 रुपया रहेगा, ये 500 रुपया आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। डिविडेंड का दो टाइप्स होते हैं। डिविडेंड जो कंपनियां पेमेंट करती है, वो दो टाइप्स के डिविडेंड जनरली होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, जो कि आपका पेड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के अंदर में जो पेमेंट किया जाता है। जैसे साल में आपका 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो कंपनी प्रत्येक क्वार्टर में अपना जो लेखा जोखा है, प्रॉफिट लॉस वगैरह, सारा चीज का वहां पे जो डेटा है, डेटा पब्लिकली प्रोवाइड करती है। अब वहां पे कंपनी अगर प्रॉफिट में है, तो कंपनी क्या करती है कि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ही अपना जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स के लिए वो लोग डिविडेंड जो है, डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर के दरमियान में अगर वो आपका डिविडेंड पे होता है, तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और एक होता है फाइनल डिविडेंड। ये फाइनल डिविडेंड क्या हुआ कि पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, कंपनी पूरे साल का जो लेखा जोखा है उसको पब्लिकली प्लेस की, और अगर प्रॉफिट में है कंपनी, ठीक है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट का जो शेयर है वो डिविडेंड के रूप में वहां पे अनाउंस करती है। इस पूरे साल के दरमियान में कंपनी प्रॉफिट में रहा, इसलिए कंपनी अपना जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड के तौर पे ये पैसा देना चाह रही है। तो साल के अंत में, मतलब 31 मार्च के बाद जब वो अनाउंस करती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बेनिफिट के ऊपर, तो ये आपका फाइनल डिविडेंड कहलाया जाता है, ठीक है। जैसे डिविडेंड में और एक चीज आपको माइंड में रखना है, इसमें आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स में कोई भी बदलाव नहीं होता। जो जितने क्वांटिटी का शेयर आप खरीदे हैं, आपका डिमेट में उतना क्वांटिटी ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है, तो एक्स डिविडेंड डेट के पहले जो अमाउंट का आपका डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है, उतना का प्राइस उस स्टॉक का डाउन हो जाता है, प्राइस वहां से गिर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपको देखिएगा, छोटा सा एक पॉइंट हम दिए हैं।
डिविडेंड्स का एक अनाउंसमेंट हुआ है। ये किसका है? वीईडीएल। वीईडीएल मतलब वेदांता। ठीक है, वेदांता रिसेंटली अपना अनाउंस की कि हम ₹7 करके अपना जो प्रत्येक जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड का पे आउट करेंगे। तो चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है और 25-26 का ये सेकंड क्वार्टर चल रहा है, तो सेकंड क्वार्टर में ये जो अनाउंस किया डिविडेंड, तो ये हो गया क्या? इंटरिम डिविडेंड वेदांता हम लोगों को पे कर रही है। ठीक है, जिसमें एक यहां पे होता है क्या? एक्स डेट। एक्स डेट वहां पे क्या लिखा हुआ है? ट्यूसडे 24 जून 25। एक्स डेट मतलब हो गया 24 तारीख को एक्स डेट रखा है। मतलब अगर आप वेदांता का शेयर 24 जून के पहले 24 जून तक अगर आप खरीद लेते हैं, तो आप एलिजिबल हैं ये ₹7 पर शेयर बोनस लेने के लिए, पर शेयर डिविडेंड लेने के लिए। अगर 24 तारीख के तक अगर आप वेदांता का शेयर अगर खरीद लेते हैं, अगर 25 तारीख को खरीदते हैं वेदांता का शेयर, तो आपको ये डिविडेंड का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, और नीचे में देखिएगा वहां पे लिखा हुआ है, पेमेंट डेट भी वहां पे डाला हुआ है। ठीक है, जो कि फ्राइडे 18 जुलाई 2025। मतलब अगर 24 जून तक अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो वेदांता का आप 100 शेयर अगर मान लीजिए खरीद लेते हैं, तो 100 शेयर आप खरीद लिए। 18 जुलाई को 100 × 7, ₹700 डायरेक्ट वेदांता आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। और उसका पूरा लेखा जोखा जो भी जिस वजह से भेजा गया है वगैरह वगैरह, वो सारा चीज मेल में वीईडीएल के तरफ से आपके पास सारा चीज वहां पे डिटेल्स भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिविडेंड का एक जो बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक टर्म्स मैंने आप लोगों को बताया, जो कि बहुत इसमें भी बहुत जगह में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अपना जो पोर्टफोलियो आप लोग क्रिएट करेंगे, अपना जब पोर्टफोलियो आप लोग बनाएंगे, तो कोशिश ये रखना है कि कुछ डिविडेंड स्टॉक्स भी वहां पे हम ऐड करके रखें। प्राइवेट सेक्टर में जैसे ये वीईडीएल जो है वेदांता, ये अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जनरली इसका एक एवरेज रहता है 10%, 12%, 15%। ठीक है, 2022 या 23 में शायद 36% तक ये आपका डिविडेंड पे की थी खाली। ठीक है, 36% का डिविडेंड सिर्फ दे दिया। स्टॉक का प्राइस जो इंक्रीज हुआ वो अलग, स्टॉक का प्राइस जो इंक्रीज होगा वो अलग बेनिफिट है आपका। ठीक है, 2022-23 में अप्रोक्सीमेटली ये 35-36% तक का ये आपको डिविडेंड पे की थी। ठीक है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज 8% से 12% का एक आपका टारगेट रहता है कि उस एवरेज में आपको ये डिविडेंड पे कर देती है। ठीक है, और वेदांता जो है इंटरिम डिविडेंड पे करते हुए चलती है। इसका एक मतलब हिस्टोरिकल एक रिकॉर्ड है। हर क्वार्टर में ये कोशिश करती है कि अपना जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड पे करें। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में ये है। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसको आप थोड़ा सा अगर गूगल कीजिएगा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स प्राइवेट सेक्टर, तो आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएंगे कौन कौन सा शेयर है जो कि अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। ठीक है, और एक है आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स, जैसे आप पकड़ लीजिए बीपीसीएल हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, आरईसी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ओआईएल बोल के है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह के जो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये गवर्नमेंट कंपनीज भी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर अगर चाहे कि सेफ इनकम हमको चाहिए, ठीक है, तो ये जस्ट एक थॉट है कि आपके पास 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया का अगर आप ये डिविडेंड स्टॉक अगर आप खरीद लेते हैं, जैसे कुछ वेदांता ले लीजिए, बीपीसीएल ले लिए, आईओसी ले लिए, वगैरह वगैरह जितने स्टॉक्स हैं, तो इन लोगों का डिविडेंड यील्ड जनरली 8%, 10%, 12% का आपका रहता ही है। ठीक है, तो साल में आपको लगभग लगभग 8 से 12% का डिविडेंड आपको मिल गया, वो बैठे बैठे आपको मिला। मतलब 10 लाख में आपको 80,000 से लेके 1,20,000 तक का आपको सिर्फ डिविडेंड का जो पे है, डिविडेंड पे आपको मिल गया। ठीक है, और ये स्टॉक का प्राइस अगर इंक्रीज करता है, तो उसका जो अलग से बेनिफिट है, वो बेनिफिट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये रखना है जब भी पोर्टफोलियो अपना बिल्डअप हो, तो धीरे धीरे करके, अगर एक बार में मान लीजिए बड़ा अमाउंट नहीं है, तो कोशिश करना है कि छोटा छोटा अमाउंट हम अपना स्टॉक में इनपुट देते जाए, ऐड करते जाए।
स्टॉक मार्केट कभी भी आपको ये नहीं बोलती है कि आप 10 लाख रुपया लेके आइए तभी यहाँ पे काम होगा। आपके पास 500 रुपीज है, 1000 रुपीज है, आप स्टॉक मार्केट में काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो जब काम कीजिएगा तो ये डिविडेंड स्टॉक्स भी जो है, जैसे आईओसी शायद 100-150 रुपए का रेंज में है, बीपीसीएल 300-400 के रेंज में है, ये वेदांता आपका लगभग 350-400 के रेंज में ये भी है। तो मैक्सिमम कंपनीज जो आपको मिल जाएंगे 500 रुपए के रेंज में, आपको ये सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कंपनी का जब आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी आ गया तो ये पैसा यहाँ पे क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक बार में 100 शेयर खरीदना है, आप एक शेयर, एक यूनिट ओनली खरीद सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर खरीद के अगर आप अपना पोर्टफोलियो में ऐड करते गए तो लॉन्गर टर्म में यही आपका एक बड़ा कॉर्पस खड़ा हो जाएगा और एक अच्छा खासा डिविडेंड अर्निंग आप कर पाइए। ठीक है, और शेयर का प्राइस का जो एप्रिसिएशन होगा वो अलग से आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये हो गया एक डिविडेंड का पार्ट, जिसको कि आप लोगों को अपना माइंड में रखना है। अपना इन्वेस्टिंग का जो जर्नी होगा उसमें डिविडेंड स्टॉक्स को भी अपना पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, बोनस शेयर। ठीक है, बोनस शेयर ये क्या होता है, सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन, बोनस शेयर्स आर फ्री एडिशनल शेयर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्रॉम ए कंपनीज रिजर्व। ठीक है, बोनस शेयर मतलब नाम से ही पता चलता है, जैसे जो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर जो होते हैं उन लोगों को साल में एक बार या दो बार, जैसे दुर्गा पूजा या दीपावली के समय में बोनस मिलता है। जो उन लोगों का सैलरी वगैरह जो है वो तो है ही, लेकिन साल के लास्ट में उसको जाके 1 लाख 2 लाख का कुछ एक बोनस मिल गया। तो स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए बोनस शेयर देती है। ठीक है, अब इसका सिंपल एग्जांपल, इसका किस तरह से ये काम करता है कि आप मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का आप 100 शेयर आप लिए हुए हैं, जस्ट पकड़ लीजिए कि बजाज फाइनेंस जो है, बजाज फाइनेंस का आप 100 शेयर लिए हुए हैं। ठीक है, अब कंपनी आपको डिक्लेयर की कि 1:1 बोनस शेयर हम अपना जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स को हम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि एक शेयर के बदले एक शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, कभी कभी ये रेशियो जो होता है 1:1 का, ये 2:1 भी होता है, 3:1 भी होता है, 4:1 भी होता है। ठीक है, 4:1 मतलब क्या है कि अगर 4 शेयर आपके पास है तो आपको एक शेयर बोनस में देगी। 2:1 मतलब अगर 2 शेयर आपके पास है तो एक शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो आपको दे रही है। ठीक है, तो समझने के लिए 1:1 बोनस में क्या हुआ कि 100 शेयर आपके पास है और 100 आपको कंपनी एक्स्ट्रा आपको और पे कर रही है। तो नाउ यू हैव 100 + 100, 200 शेयर आपके पास हो गया। ठीक है, अब 200 शेयर हो गया तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा भी होता है कि डबल हो गया पैसा। तो नहीं, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे यहीं पे कुछ वर्क होता है। यहाँ पे पैसा आपका डबल नहीं होता, स्टॉक का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपका डबल हो रहा है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका सेम रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब 100 शेयर के बदले जब आपको 100 शेयर दिया, वहां पे मान लीजिए शेयर का प्राइस था 100 रुपया, तो जब ये बोनस से रेशो होगा तो शेयर का प्राइस वहां पे आ जाएगा कितना, डाउन होकर 50 रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, अगर 4:1 में अगर डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है, तो वहां पे प्राइस आपका ड्रॉप होकर नीचे आ जाए। ठीक है, 1:1 में जो प्राइस है उसका हाफ आपका आ जाए। क्लियर है? तो क्या है, 200 शेयर आपके पास आया, लेकिन स्टॉक का प्राइस कितना हो गया, 50 रुपीज। तो 100 रुपया में जब आप 100 शेयर था तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000। अभी 200 शेयर आपके पास है, लेकिन शेयर का प्राइस कितना आ गया, 50 रुपीज। तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना रहा, 10,000 ही आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहा। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब जनरली क्या होता है कि शेयर का प्राइस जब नीचे आता है, कम होता है, तो ज्यादा इन्वेस्टर आते हैं, ज्यादा आपका पैसा वहां पे उस कंपनी में एंटर करता है। क्योंकि मान लीजिए जैसे अभी एक सिंपल है कि एमआरएफ एक शेयर है, एमआरएफ का अभी रिसेंट जो प्राइस है 1,35,000 के करीब उसका प्राइस चल, 1.5 लाख 1,60,000 तक हो गया था एक शेयर का प्राइस। अब आपके मन में अगर इच्छा भी है कि एमआरएफ एक अगर ले पाते तो अच्छा था, लेकिन 1.5 लाख रुपया
एक शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप भी 10 बार सोचिए, कोई भी सोचेगा, ठीक है। और इसका 1.5 लाख होने का कारण यह है कि ये कभी भी ना अपना बोनस शेयर इशू किया है, ना कभी स्टॉक स्प्लिट किया है। स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी एमआरएफ अगर आपको 1,000 रुपया में मिले, 2,000 रुपया में मिले, तब आपका भी साहस वहां पे आ जाएगा कि एमआरएफ सस्ता में हमको मिल रहा है, कम प्राइस में हमको मिल रहा है, चलो एमआरएफ भी 5-10 क्वांटिटी हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। तो जनरली कंपनी बोनस शेयर देने का एक मतलब वजह यह भी रहता है कि शेयर का प्राइस घटेगा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे, ठीक है। और इसी का और एक एडवांस वर्जन है स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट क्या है? A stock split divides the face value of shares into smaller parts, increasing the number of shares without changing the investment value. स्टॉक स्प्लिट भी जब होता है तो यहां पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन शेयर का क्वांटिटी आपका चेंज हो जाता है। यहां पे प्रत्येक कंपनी का जो शेयर, इक्विटी शेयर जो आपका अनाउंस किया जाता है, उसको जो ओपन मार्केट में जो लाया जाता है, तो प्रत्येक इक्विटी शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, जो कि ऑन जनरल आपका 10 रुपीज फेस वैल्यू आपका रहता है, ठीक है। अब कोई कंपनी ये देख रही है कि मेरा स्टॉक का प्राइस बहुत हाई हो चुका है, जैसे अभी रिसेंट एक घटना घटा, वो है बजाज फाइनेंस को, ठीक है। बजाज फाइनेंस का एक शेयर का प्राइस आपका 9,000 प्लस चल रहा। बजाज फाइनेंस बड़ा कंपनी है, अच्छा कंपनी है, 1987 से इंडियन मार्केट में काम कर रही है, और फाइनेंस में आप कह सकते हैं वो लीडर है इंडियन मार्केट में, फाइनेंशियल सेक्टर में वो लीडर है आज के डेट में। और ग्रोथ कंपनी भी है, अच्छा खासा ग्रोथ और रिटर्न जनरेट करके देने वाली कंपनी, ठीक है। बिजनेस बहुत बड़ा एक्सपेंड एरिया में, बहुत बड़ा एरिया में एक्सपेंड वो कर चुकी है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे क्या हो रहा था कि 9,000 एक शेयर का प्राइस, ज्यादा वहां पे इन्वेस्टर आ नहीं रहे हैं। रिटेल जो ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स वहां पे खरीद नहीं पा रहे हैं, अगर खरीद रहे हैं तो 1-2 क्वांटिटी से ज्यादा या 10-20 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये डिसीजन लिया कि हम लोग इसको स्टॉक स्प्लिट करेंगे। इसका जो फेस वैल्यू जो 10 है, 10 को हम लोग फेस वैल्यू 1 रुपीज में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल है कि अगर आप मान लीजिए 100 शेयर कोई भी कंपनी का लेके रखें, अगर पकड़ लेते कि बजाज फाइनेंस का ही आप 100 शेयर लिए, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप 100 शेयर आपके पास है, ठीक है, तो अगर 1:10 में अगर ये स्टॉक स्प्लिट करता है, तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, 100 × 10, 1,000 आपका शेयर हो जाएगा, 1,000, ठीक है। और अगर शेयर का वैल्यू, अगर यहाँ पे बजाज फाइनेंस तो 9,000 में चल रहा है, यहाँ पे एग्जांपल में जैसे है 1,000 ईच, 100 शेयर 1,000 ईच अगर आपके पास है, तो 1,00,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अनाउंस किया 1:10 स्प्लिट का, फेस वैल्यू क्या हुआ, 10 से 1 रुपया लेके आया, तो आपके पास 100 × 10, 1,000 शेयर आपके पास हो गया, ठीक है। लेकिन न्यू प्राइस पर शेयर जो पहले 1,000 रुपया का जो प्राइस चल रहा था, फेस वैल्यू को चूंकि 10 टुकड़ा में इसको तोड़ा गया, तो 1,000 भी जो प्राइस था शेयर का, वो प्राइस भी आपका 10 टुकड़ा जब होगा तो एक टुकड़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया, ठीक है। तो 1,000 शेयर आपके पास आ गया, लेकिन पर शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 100 रुपये। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रहा, 1,00,000 ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा, जो कि बजाज फाइनेंस में रिसेंटली ये स्प्लिट किया 10:1 में। 9,000 का शेयर प्राइस था। आज के डेट में अगर आप बजाज फाइनेंस खरीदना चाहते हैं तो ये 900 रुपया में आप उसको खरीद सकते हैं, बजाज फाइनेंस, ठीक है, आज के डेट में। तो इससे क्या होगा कि इसमें स्टॉक्स में क्या होगा कि लिक्विडिटी आएगा। लिक्विडिटी मतलब ज्यादा पर्सन यहाँ पे खरीदना शुरू करेंगे, वॉल्यूम वहां पे क्रिएट होगा। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे फिर से शेयर का प्राइस आपका इंक्रीज होते रहता है। तो अगर कोई कंपनी का आप लेके भी रखे हैं, वो अगर स्प्लिट करता है या बोनस शेयर डिक्लेयर करता है, तो कमिंग डेज में जब उस शेयर का प्राइस धीरे 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 उसमें इन्वेस्टर भी ज्यादा आएंगे, ठीक है, लिक्विडिटी भी बढ़ेगा, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपको वहां पे पहले कम क्वांटिटी में जो बेनिफिट होता है उससे ज्यादा बेनिफिट होने का चांस यहाँ पे आपका
हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी ज्यादातर यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, जो कि बड़ा शेयर प्राइस होने के कारण एंट्री नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये तीन चीज, डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट, आशा करते हैं ये मैटर क्लियर हुआ है। फिर भी एक समरी टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख पा रहे हैं कि टर्म डिविडेंड जो है ये कैश रिवॉर्ड होता है, शेयर काउंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, शेयर प्राइस स्लाइड ड्रॉप करता है, जो डिविडेंड अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़ा सा कम या बेसी उसका आपका ड्रॉप होता है प्राइस में, शेयर प्राइस में। एग्जाम्पल क्या है कि 5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड, 500 रुपीज आपको, अगर 100 शेयर है तो 500 रुपया आपको डिविडेंड मिलेगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड में बोनस शेयर क्या होता है, फ्री शेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। शेयर काउंट में क्या होता है, शेयर काउंट इंक्रीज हो जाता है। शेयर प्राइस क्या होता है, फॉल करता है। अगर 1:1 बोनस है तो शेयर प्राइस भी आपका 50% ड्रॉप हो जाएगा। एग्जाम्पल, 1:1 अगर बोनस होता है तो आपका 100 शेयर आपका 200 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपका जो डिमेट अकाउंट है, डिमेट अकाउंट में ही आपका शेयर रहेगा। बोनस शेयर क्रेडिट होने का भी डेट दिया जाता है उसका, जैसे डिविडेंड का भी एक एक्स डेट होता है, बोनस शेयर लेने के लिए भी एक एक्स डेट कंपनी अनाउंस करती है। उस डेट तक अगर आप शेयर खरीदते हैं तो नेक्स्ट जनरली क्या होता है, 15 डेज मैक्सिमम होता है, 15 डेज के भीतर आपके डिमेट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, थर्ड में क्या था, स्टॉक स्प्लिट। इसमें भी क्या मिलता है, मोर शेयर्स, ज्यादा शेयर यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, शेयर काउंट क्या होता है, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ भी आपका इंक्रीज हो जाता है। लेकिन शेयर प्राइस क्या होता है, चूंकि फेस वैल्यू यहाँ पे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है तो शेयर प्राइस यहाँ पे आपका गिर जाता है। एग्जाम्पल, 1:10 में अगर स्प्लिट होता है तो 100 शेयर आपका 1000 शेयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बोनस शेयर में और स्टॉक स्प्लिट में इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, इन फ्यूचर जब स्टॉक वहां पे इंक्रीज होता है तो आपका वो प्रॉफिट वहां पे आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का सिंपल मैकेनिज्म है जिसके ऊपर मार्केट वर्क करता है। तो इससे थोड़ा सा अब आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब दो मेन हीरो हैं स्टॉक मार्केट के। मेन हीरो इसलिए क्योंकि स्टॉक प्राइस में जो हम लोग हलचल देखते हैं, स्टॉक प्राइस ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो एफआईआई और डीआईआई का ही होता है। हम आप कोई भी स्टॉक को ना ऊपर उठा सकते हैं ना नीचे गिरा सकते हैं। वो उठाते हैं और गिराते हैं कौन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है एफआईआई का, नाम से ही ये पता चलता है, जो फॉरेन एंटिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अलग देश में जाके उस देश का जो स्टॉक मार्केट है, उस देश का स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदते हैं, एफआईआई क्या करते हैं, अलग अलग देश में जाके इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग देश में मतलब एक एक कंपनी बना के रखें, एक देश एक कंपनी, इस तरह का माइंडसेट लेके वो लोग काम करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन रहते हैं, फॉरेन बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउस, फॉरेन के जो म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स। ठीक है, जो कि मिलियन बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर्स मीन्स आपका 100 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है कोई भी देश का जो स्टॉक मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, उस मार्केट में। ठीक है, एग्जांपल जैसे एक आपका यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है मॉर्गन स्टैनले। ठीक है, ये रिसर्च फर्म भी है, इसका रिसर्च रिपोर्ट भी आता है, और एक बड़ा
FII में, ठीक है। ये जैसे एक एग्जांपल क्या है कि जैसे रिलायंस का, इंफोसिस का, HDFC बैंक का, ठीक है, ये लोग शेयर खरीद रहे हैं, कितना 1,000 करोड़ करके शेयर खरीदे हैं। तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये लोग जब खरीदते हैं, FII जब कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो वो मतलब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का नहीं खरीदते हैं, ठीक है। वो लोग खरीदते हैं 1,000 करोड़ में जनरली। अब सिंपली क्या होता है, अब ये भी एक बात है कि 1,000 करोड़ अगर एक बार में कोई भी स्टॉक में अगर डाल दे तो क्या होता है, वो तुरंत शूट आउट कर जाएगा, रॉकेट मूव दिखा देगा। तो ये लोग जब भी बाय करते हैं तो एक्यूमुलेट बेसिस में बाय करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके, एक रेंज बना के इन लोगों का बाइंग चलता है। और ये बाइंग, FII लोगों का जो बाइंग होता है, ये कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक हो सकता है कि वो लोग बाई करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज बाई कर लिया, कल मार्केट ऊपर चल गया, थोड़ा सा ऊपर गया, बेच के निकल लिए। वो लोग इस तरह से बाई नहीं करते हैं, टाइम लेते बाइंग का, ठीक है। और जैसे इसको 1,000 करोड़ का बाई करना है, 1,000 करोड़ का अगर बाई करना है, तो ये लोग क्या करते हैं, बॉट ज्यादातर यूज करते हैं। रोबोट आज के डेट में जो AI जो है, ठीक है, एल्गो जो है, एल्गो सिस्टम्स को यूज करते हैं, ठीक है। और वहां पे ऑटोमेटिकली एक प्राइस वहां पे सेट किया जाता है, और उस प्राइस में हो सकता है कि 5 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ करके, इस तरह करके बाइंग उसका कंटिन्यूस बेसिस में चलते जाएगा, एक प्राइस रेंज बना के, ठीक है। तो एक बार में ये लोग का कभी भी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट बड़ा अमाउंट एक बार में नहीं घुसाते हैं, वो टाइम लेके बाय करते हैं। और जब बेचते हैं तब भी धीरे 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 करके बेच के निकलते हैं, ठीक है। वो लोग सेलिंग का पोजीशन बहुत पहले से बनाना शुरू करते हैं, हम लोगों को बाद में दिखता है कि इस स्टॉक में सेलिंग आया, लेकिन वो लोग सेलिंग का पोजीशन बहुत पहले से बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, जो FII का जो एक्टिविटी जो होता है, ये एक्टिविटी इस तरह से ये लोग करते हैं। 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ का बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, तो दिस इज ए FII एक्टिविटी, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है मार्केट में, जो देश में ये लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सिंपल क्या है कि हाई FII इनफ्लो अगर होता है, FII अगर ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, इनफ्लो मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा घुस रहा है, उस देश का इक्विटी मार्केट में इनफ्लो आ रहा है, उस देश का जो कंपनीज है, उस कंपनीज में पैसा इंटर कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में आ जाता है कि FII लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि FII लोग जब कोई देश का स्टॉक मार्केट में, उस मार्केट में स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब वो छोटा प्रॉफिट लेने के लिए एंटर नहीं कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है। वो हो सकता है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहा है, उस कंपनी में, कंपनी का शेयर ले रहा हो, ठीक है। तो इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है मार्केट में, और बाइंग चारों तरफ दिखना शुरू होता है। इसके पीछे पीछे क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो लोग भी एंटर करते हैं और मार्केट को पुश करते हैं ऊपर की ओर जाने के लिए, ठीक है। और ये जो FII का जो एक्टिविटी होता है डेली बेसिस में, NSE का जो वेबसाइट है, और बहुत सारे आपका सोशल मीडिया आज के डेट में इतना अवेलेबल है कि कुछ कुछ आप यूट्यूब में जाइए या टेलीग्राम में जाइए, ठीक है, वहां पे FII का जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपको पूरा वहां पे डिटेल्स में दिखा देता है कि आज FII बाई किया है या सेल किया है, कैश में कितना बाई किया है, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस में कितना बाई या सेल किया है। सारा डेटा आप शाम 5 बजे के बाद NSE का जो वेबसाइट है, NSE का वेबसाइट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये FII इनफ्लो का पॉजिटिव रिएक्शन होता है। अगर FII सेलिंग करता है तो मार्केट कैन फॉल, नेगेटिव प्रेशर यहां पे आता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि पैसा हम लोग के कंट्री से निकल रहा है। हम लोग के कंट्री से जब निकल रहा है, तो क्या होता है, वहां पे स्टॉक का जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस भी वहां पे गिरना शुरू होता है, और एक मार्केट में भी ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, वो भी एक निगेटिव इंपैक्ट पूरा मार्केट में डालता है कि FII लोग यहां से निकल रहा है, मतलब क्या कि मार्केट अभी और गिरेगा। जो कि लगभग लगभग हम लोग 2024 का लास्ट से लेके 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर तक हम लोग देखें कि FII कंटिन्यूअस बेसिस में सेलिंग किया है,
जो कि बहुत रेयर देखा जाता है कि कंटिन्यूअस बेसिस में सेलिंग 7 से 8 महीना लगभग लगभग कंटिन्यूअस बेसिस में सेलिंग किया है। और ये 7 से 8 महीना मार्केट नीचे की ओर ही मूव किया है। बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं कंपनीज के, वो कंपनीज के स्टॉक्स 20, 30, 40, इवन 50, 60% तक भी आपका डाउन हुए। ठीक है, तो ये इंपैक्ट होता है एफआईआई सेलिंग का और बाइंग का। ठीक है, और एफआईआई बाइंग का अगर आप देखिएगा तो जब कोरोना हुआ था, कोरोना लास्ट हम लोगों का लॉकडाउन या जो अनाउंसमेंट जो होगा 24 मार्च शायद लास्ट हुआ था। ठीक है, वहां पे हर कोई डरना शुरू किए थे कि अब तो सारा चीज बंद हो गया, अब कुछ बचा नहीं, अब जिंदा रहेंगे कि नहीं भगवान भरोसे, वो पता नहीं है। ठीक है, और उस डेट के बाद से आप चेक करके देखिएगा एफआईआई का बाइंग शुरू हुआ था। और वो बाइंग 1.5 साल तक कंटिन्यू वो लोग रखे थे। 1.5 साल तक, 2021 का लास्ट तक वो बाइंग प्रेशर को वो लोग कंटिन्यू करते हुए रखे। और उस दरमियान में बहुत सारे स्टॉक के प्राइस जो थे, वो ₹100 का स्टॉक का प्राइस वो आपको 700 800 तक लेके गए। मतलब 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना तक का रिटर्न वहां पे जनरेट हुआ था। ठीक है, तो एफआईआई जब बाय करता है तो इस तरह का बाइंग होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल वो मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाने का ही कोशिश करता है कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, उसके बाद की ट्रेड्स क्या है? वेरी सेंसिटिव टू ग्लोबल क्यूज। एफआईआई बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का, यूएसडी आईएनआर का जो रेट चल रहा है, और जियो पॉलिटिकल रिस्क जो है उसके ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, इवेंट का जो पार्ट है उसमें। ठीक है, और सिंपली है इंपैक्ट में और एक चीज क्या है, देयर लार्ज इन्वेस्टमेंट कैन कॉज शार्प मार्केट मूव्स। इन लोगों का चूंकि बड़ा फंड एंटर करता है, तो बड़ा फंड बड़ा मूव आपको देता है, मार्केट में बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप स्टॉक मार्केट में हैं, मार्केट में आप कंटिन्यूअस बेसिस में इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो एफआईआई का जो मूव है, एफआईआई का मूव भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस में आपको रीड करना, उसका जानकारी भी आपको अपने माइंड में रखना है। और डेली बेसिस में आपको ये वेबसाइट में अवेलेबल मिल जाएगा हर दिन। ठीक है, तो इसको अपना माइंड में रखना, क्योंकि यही लोग क्या है, टाइटैनिक लेके उतरते हैं, और हम लोग के पास क्या है, छोटा बोट है। तो हम लोगों को वो शिकारी बनना है कि जब यहाँ पे बोट, ये जब टाइटैनिक लेके समंदर में उतरा, तो हम भी अपना बोट इसके पीछे में जैसे कनेक्ट कर दे पाए। कभी भी टॉप या बॉटम का अंदाजा लगाने का कोशिश नहीं करना है। वो कोई आज तक नहीं कर पाया है कि एकदम नीचे खरीदे और एकदम ऊपर में जाके बेच के आए। वो कोई नहीं कर सकता। इवन एफआईआई डीआईआई भी कभी कभी उसमें फेल होते हैं। ये लोग भी ट्रैप होते हैं, ऐसा बात नहीं है ये लोग ट्रैप नहीं होते, ये लोग भी ट्रैप होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वो 100 किलोमीटर नहीं जाना है, हमको 10 20 30 किलोमीटर का जो जर्नी है, वहां पे हमको जो मिला उसको लेके हमको अपना बोट लेके फिर से बैक आ जाना है किनारे में। ज्यादा अंदर चल जाइएगा, छोटा बोट, आपको बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर आपका वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी रखना माइंड में। और सेकंड क्या है, यहाँ पे एफआईआई के बाद कौन आते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये कौन है, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं। ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन जो इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कौन कौन है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, यूटीआई हो गया, एसबीआई कैप हो गया, ठीक है, पराग पारिक हो गया। तो इस तरह के जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जिसमें हम लोग एसआईपी एसडब्ल्यूपी वगैरह वगैरह हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक्स में ही करते हैं, और कहीं नहीं जाता आपका पैसा। हम लोग जैसे गांव देहात में चलता है, नाक को सीधे पकड़ना और नाक को घुमा के, हाथ को यहाँ पे घुमा के पकड़ना पीछे से, तो पकड़ वही रहे नाक, लेकिन घुमा के पकड़ रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट
करना, मतलब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में ही आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में प्रीवियसली हम लोग डिस्कस भी किया, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा तो वहां पे और डिटेल्स मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का। सेकंड कौन होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज देखते हैं आप, इंश्योरेंस कंपनी में जो कि हम लोग के टॉप मोस्ट, जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम लोग अपना जीवन बीमा करने के लिए अपना जो प्रीमियम पे करते हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ठीक है, हम तो LIC को देके आ गए। LIC जो मेरा रिस्क कवर करती है, या मेरा मैच्योरिटी जब होता है, वहां पे हमको जो रिटर्न प्रोवाइड करती है, तो LIC अपना पैसा को कहाँ यूटिलाइज करती है? मैक्सिमम पोर्शन जाता है कहाँ? स्टॉक मार्केट में। ठीक है, हम लोग बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में FD, MI वगैरह वगैरह, सेविंग्स, दिस दैट, बहुत सारा कुछ हम लोग करवाते हैं बैंक में जाके, पैसा रख दिया। बैंक आपको एक कमिटमेंट करता है, 7%, 8%, 10%, कुछ भी वट। ठीक है, आपको एक कमिटमेंट किया और रिटर्न आपको देगी। तो बैंक अगर अपने पास ही पैसा रखेगी तो वो रिटर्न आपको दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। बैंक कहां पे इन्वेस्ट करती है? मैक्सिमम एक पोर्शन जो है वो जाता है कहां? स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और कौन होते हैं, जैसे पेंशन फंड सब, गवर्नमेंट जो पेंशन फंड्स में जो पैसा जो जमा होता है, ठीक है, वो पैसा कहां पे इन्वेस्ट होता है? स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, तो सबको ही कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, पेंशन फंड, सारे के सारे इन्वेस्टेड कहां पे? स्टॉक मार्केट में। हमको आपको डर लगता है, ठीक है, लेकिन जब बैंक को हम दे दिए पैसा, हम तो वहां पे देखने नहीं जा रहे, बैंक हमको कमिट कर दिया 7%, 8% का, और वो साल में कमा रहा है वहां पे 20%, आपको दिया 7%। ठीक है, उस डर से निकलना है, धीरे धीरे निकल भी रहे हैं बहुत परसेंट। ठीक है, और जब ये थोड़ा स्टॉक मार्केट का एजुकेशन अगर आ जाएगा सबके अंदर, तो बैंक में पैसा रखना बहुत ही कम कर देंगे लोग। ठीक है, हो भी रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो इन लोगों का एक्टिविटी कैसे होता है, एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो सिंपल क्या है, SBI म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें? 500 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाटा मोटर्स, ITC, ICICI बैंक, ETC एक्सेट्रा जो है। तो जब SBI म्यूचुअल फंड या आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड या इस तरह के जो UTI म्यूचुअल फंड्स हैं या LICI है, ठीक है, ये लोग जब कोई स्टॉक में बाइंग करते हैं, तो ये लोग भी 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, इस तरह का ही बाइंग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब ये बाइंग कर रहे हैं तो ये हो गया आपका DII एक्टिविटी। ठीक है, DII का इंपैक्ट क्या होता है? DII ऑफन काउंटर बैलेंस FII मूव्स। FII अगर सेल करते हैं, जैसे ये प्रीवियस जो 8 महीना, 7 महीना, 8 महीना जो सेलिंग हुआ है, तो जितना दिन FII सेलिंग किए हैं उतना दिन DII बाइंग किए। जो DII में जो है, SBI म्यूचुअल फंड हाउसेस हो, LICs हो, बैंक्स हो, पेंशन फंड्स हो, ठीक है, FII अगर 7 महीना में 2 लाख करोड़ का अगर सेलिंग किया है, तो DII 3 लाख करोड़ का बाइंग कर चुका है। ठीक है, बाइंग भी हुआ है, इसलिए मार्केट उतना ज्यादा गिरा नहीं है। ओनली जो मेन मेन अगर हम लोग बेंचमार्क इंडेक्स देखें निफ्टी, वो ऑल टाइम हम 26,200 से वो आया लगभग 21,800 के समथिंग कुछ आया था। तो ऑलमोस्ट आपका जो फॉल हुआ था 17-18% का फॉल हुआ था, 17-18% का ही फॉल हुआ था। ठीक है, इसको बियर मार्केट नहीं करते हैं। बियर मार्केट 20% से ऊपर का अगर फॉल होता है तो हम लोग बियर मार्केट में उसको लेते हैं। ठीक है, लेकिन डाउनफॉल मार्केट में एक था, लेकिन ज्यादा नहीं गिरा। इसके पीछे भी वजह है कि वहां पे बैक सपोर्ट किसका मिल रहा था? DII कंटिन्यूस बेसिस में वहां पे आपका बाइंग करते हुए जा रहा था। FI सेल कर रहा था, DII बाय कर रहा था। ठीक है, तो इन लोगों का जो फ्लो है क्या होता है, ये वोलाटाइल मार्केट में मार्केट को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है DII। ठीक है, और ये लोग भी जो अपना
डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में फोकस करती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि तुरंत आज घुसे और आज 500 करोड़ लगा के आज ही हमको 5 करोड़ लेके निकलना है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट एफआईआई या डीआईआई नहीं करती। ये लोग लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में बिलीव रखते हैं। अगर आज 500 करोड़ ये लोग डाल रहे हैं तो इन लोगों का मिनिमम टाइम होरिजन होता है 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, इस तरह का टाइम होरिजन लेके ये लोग चलते हैं। ठीक है। और सिंपली एफआईआई जो है वो फॉरेन ट्रिगर्स जो है उसमें बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ये लोग के पास पैसा है, फॉरेन एफआईआई कुछ करे ना करे, टीआईआई जो है वो कंटिन्यूस बेसिस में अपना डिसीजन मेकिंग करते रहती है। और सबसे बड़ा क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस में क्या होता है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली इन लोगों का क्या है, रीबैलेंसिंग होता है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड में मान लीजिए मिड कैप ग्रोथ फंड में आप वहां पे एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कुछ इन्वेस्ट किए, तो जब उसका डिटेल्स आप देखिएगा उस म्यूचुअल फंड का, तो देखिएगा 25 स्टॉक्स हैं उसमें। तो वो 25 स्टॉक्स परमानेंट बेसिस नहीं है। उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते हैं, उसमें वो 3 महीना या 6 महीना अंतर अंतर उसको रीबैलेंस करते हैं। उसमें से हो सकता है कि 4-5 स्टॉक्स को अपना पोर्टफोलियो से हटा दिया, नया 4-5 स्टॉक वहां पे फिर ऐड किया। ठीक है। प्लस क्या होता है, जैसे आज के डेट में एसआईपी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। मैक्सिमम जो पर्सन है हर कोई एसआईपी करते हैं, सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कोई 1,000 रुपया महीना, कोई 5,000, कोई 50,000 मंथली, वो जो फ्लो है वो म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास कंटिन्यूस बेसिस में आ रहा है। और वो भी महीना अगर पकड़िएगा एवरेज, तो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट पर मंथ आता है। ठीक है। तो ये जो पैसा है, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट स्टॉक्स, सब जो है स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं डीआई। ठीक है। तो इसीलिए जब कोई स्टॉक में कुछ मोमेंटम हो रहा है या एफआईआई डीआईआई उस कंपनी स्पेसिफिक कोई कंपनी में अपना पोजीशन बना रहा है, ठीक है, तो ये सारा चीज आपको भी अपना माइंड में रखना है। अब एफआईआई डीआईआई का रिपोर्ट आप डेली देख पाइएगा कि एफआईआई बाई किया है, डीआईआई बाई किया है या सेल किया है। ठीक है। तो पूरा अमाउंट आपको दिखाई पड़ेगा रिपोर्ट, किस किस कंपनी में बाई किया है। ये आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जनरली क्या होता है, जो क्वार्टर एंडिंग जो होता है, क्वार्टर एंडिंग में वो कोई भी कंपनी में एफआईआई का शेयर होल्डिंग आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट में ये भी आपका वहां पे अपडेट कर दिया जाता है। तो ये सारा चीज को आपको अपना माइंड में रखना है कि एफआईआई अगर कोई स्टॉक्स में, छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक हो, उसमें अगर अपना पोजीशन क्वार्टरली बेसिस में कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि एफआईआई कुछ ना कुछ वहां पे अपना इंटरेस्ट बना रहा है, और लंबा कुछ वहां पे बड़ा कुछ हो सकता है, होने का चांसेस है। तो वहां पे आप भी बाकी जो कंपनी का फंडामेंटल्स है, ठीक है, उसका बिजनेस जो है, उसको देखते हुए आप उसमें धीरे धीरे अपना भी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन कभी भी जब इक्विटी में हम लोग पोजीशन बनाते हैं, कोई भी स्टॉक्स हम लोग लेते हैं, कभी भी एक अमाउंट जो है, सर्टेन जो अमाउंट आपके पास है, मान लीजिए 1 लाख रुपया लेके आप यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं, तो कोई भी एक स्टॉक में, चाहे वो एफआई डीआईए का ही बड़ा कुछ एक्टिविटी वहां पे दिखाई पड़ गया हो, कभी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। ठीक है। हमेशा डाइवर्सिफाई रखें, क्योंकि ये लोग ट्रैप भी करते हैं, आप ट्रैप भी हो सकते हैं, बहुत ऐसा हुआ है मार्केट। ठीक है। तो ये एफआईआई कौन है, डीआईआई कौन है, आप लोगों को मैटर क्लियर होगा शायद। ठीक है। और हम लोगों का जो सामना है, हम लोग जो मार्केट में आते हैं और एक ख्याल लेके आते हैं कि हम लोगों को पैसा कमाना है, यहाँ पे 1 लाख रुपया लगाएंगे और महीना का हम 10,000, 20,000, 50,000 रुपया हम कमाएंगे। तो आपको किससे लड़ना पड़ेगा, किससे आपका कंपटीशन है, ये आपको पता चल रहा होगा शायद। यहाँ पे हर किसी को, जितने भी आप लोग हैं यहाँ पे, एकदम क्लियर अपना माइंड में इसको सेट कीजिए, आपको लड़ना किन लोगों से है पैसा अर्निंग करने के लिए, एफआईआई और डीआईआई के साथ। तो हम क्या इन लोगों के साथ मतलब सिंपली इस पैसे के पावर से लड़ सकते हैं, हथियार से लड़ सकते हैं?
पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, इतना पैसा भी अपने पास नहीं है, ठीक है, और इन लोगों से लड़ाई तो छोड़ ही दीजिए, कोई कर ही नहीं सकता। तो इन लोगों के साथ लड़ाई करने का और जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आपका माइंड। आप अपना माइंड को जितना शार्प कीजिएगा, मार्केट के बारे में जितना जानिएगा, जितना जानने का कोशिश कीजिएगा, जितना डीप डाइव कीजिएगा, उतना आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस मार्केट में ज्यादा हो। ठीक है, तो चलिए, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए सब कोई आए हैं। आने वाले जो सेशंस हैं उसमें भी हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे, टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो और बहुत सारा चीज आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में किस तरह से वर्क करना है, एफआईआई डीआईए के साथ किस तरह से हम लोगों को फेस करना है और प्रॉफिट लेके निकलना है। उसका भी ट्रिक है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये एफ आई आई डी आई का ही एक एग्जाम्पल सिनेरियो है। जैसे सिचुएशन क्या रहेगा, एफ आई आई का एक्टिविटी क्या होगा, डी आई आई का एक्टिविटी क्या होगा, मार्केट का मोमेंटम क्या रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर सिचुएशन हो गया यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो एफआईआई का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, एफआईआई बेच के निकलना शुरू करेगा, यहां से पैसा वो निकालेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक अगर कर देता है तो वहां पे एफआईआई अगर वहां पे अगर इन्वेस्ट करे, अगर वहां पे बैंक में अगर वो पैसा रख दे, तो इंटरेस्ट रेट चूंकि हाइक हो गया तो उसको वहां पे ज्यादा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एफआईआई सिंपली क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, जब 1,000 करोड़ में जब इन्वेस्टमेंट होता है, तो 0.25%, 0.5% इन लोगों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, और यहां पे क्या करेगा डीआईआई, डीआईआई यहां पे जब एफआईआई सेलिंग करता है तो डीआईआई यहां पे बाइंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहां पे मार्केट क्या होगा, मिक्स्ड और स्टेबल। मिक्स्ड मतलब थोड़ा सा वोलाटाइल आपका रहेगा, नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा, ठीक है, या स्टेबल रहेगा। जो कि ये प्रीवियस जो कुछ महीनों से जो हम लोग देखे हैं, बियरिश मार्केट जो हम लोग देखे हैं, इसमें यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है काफी बार हाइक भी हुआ है। रिसेंट हम लोगों का जो इंडियन का जो आरबीआई पॉलिसी भी आया है, तो हम लोग का भी 0.50% का रेपो रेट जो है वो हम लोगों का भी हाइक किया गया है। ठीक है, अरे सॉरी, कट किया गया है। आ, उसके बाद क्या है, बजट अनाउंसमेंट। बजट अनाउंसमेंट अगर फेवरेबल रहे, बजट अनाउंसमेंट अगर फेवरेबल रहे, तो एफआईआई यहां पे क्या करता है, बाइंग करता है। ठीक है, और डीआईआई भी यहां पे क्या करता है, बाइंग करना शुरू करता है। फेवरेबल बजट अनाउंसमेंट, फेवरेबल मतलब क्या, जो बिजनेस है, बिजनेस में जैसे क्या है, जनरली जो टैक्सेशन का पार्ट होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है, या जो कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, वो मान लीजिए इंफ्रा के ऊपर हुआ, रोड के ऊपर हुआ, ठीक है, रेलवे के ऊपर हुआ, तो एफएमसीजी जो रिटेल जो मार्केट है उसके ऊपर हुआ, अगर फेवरेबल अगर दे दिया कि टैक्स में कट हुआ वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ आ गया, तो इससे क्या मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है, एफआईआई भी बाइंग करना शुरू करता है और डीआईआई भी वहां पे बाइंग करना शुरू करता है, मार्केट वहां पे राइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थर्ड में क्या सिचुएशन अगर हो गया आपका, ग्लोबल रिसेशन का अगर फियर आ गया, ग्लोबल रिसेशन का अगर डर आ गया, ठीक है, तो एफआईआई क्या करता है, एफआईआई कोई भी देश में अपना पैसा लगाया है तो वो कैश में बैठने का कोशिश करता है कि पैसा वहां से निकालो अपने पास, कैश रखो, या सेफ जो एसेट्स हैं, इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के सेफ एसेट्स जो होते हैं, जैसे बॉन्ड हो गया, एनसीडीज हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, तो इस सेफ एसेट में अपना पैसा को ये लोग कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, इक्विटी मार्केट से पैसा निकालना। तो इससे क्या होता है, एफआईआई सेलिंग करता है, लेकिन चूंकि देश का ये मैटर रहता है तो डीआईआई यहाँ पे न्यूट्रल बेसिस में रहता है, ना ये ज्यादा बाइंग करता है ना ज्यादा यहाँ पे सेलिंग करता है। ठीक है, और ये इससे क्या होता है, मार्केट आपका फॉल होने का चांसेस बढ़ जाता है, मार्केट फॉल होता भी है जनरली। ठीक है, ग्लोबल रिसेशन फियर ये हम लोग 2008-9 के दरमियान में हम लोग देखे थे, जब इंडियन मार्केट लगभग लगभग 60% आपका करेक्शन हुआ था। ठीक है, और एफआईआई वहां पे
दिलो जान से बेच के पैसा लेके अपना देश में भागे थे। ठीक है, तो ये ग्लोबल रिसेशन हुआ था, तो उसमें मार्केट आपका फॉल भी हुआ था, 60% तक करेक्शन भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपका एक समरी है। और ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आप लोगों को मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज भी दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग इसको अपने स्तर से फिर से एक बार देख भी पाइएगा। फिर कुछ अगर कोई जगह में अगर कुछ डाउट क्वेश्चंस रहता है तो उसको आप लोग क्लियर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है? ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स, जिसका कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही हाईली इंपैक्ट होता है। ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स जो होते हैं, एक जो मैंने बोला कि कुछ पहले से इवेंट्स तय रहते हैं और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि तय नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मेजर कुछ भी होने वाला है कोई भी देश में, कोई भी देश मतलब हम लोगों के सैकड़ों देश है, लेकिन जो मेन आप कह सकते हैं बड़े जो इकोनॉमी वाले देश हैं, जैसे यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, जो कि ग्लोबल का जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करता है। तो ये बड़े देशों में जब कुछ आपका होने वाला है या कुछ डेवलपमेंट्स वहां पे हो रहा है, ठीक है, तो इसका एक इम्पैक्ट, एक इसका एक इन्फ्लुएंस मार्केट का सेंटिमेंट में, मार्केट का स्टॉक जो है स्टॉक प्राइस में और इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है विद इन द जो कंट्री है, जो हम लोगों का जैसे भारत देश है। तो ग्लोबल में कहीं पे ये बड़ा इकोनॉमी वाले जो देश है, इसमें कुछ भी अगर अच्छा या बुरा होता है तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश में भी पड़ता है। ठीक है, जैसे ग्लोबल इवेंट्स में आपका सिंपली क्या होता है, जैसे यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन। ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व जैसे हम लोगों का इंडिया में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूएस का फेडरल रिजर्व है, जो कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इसका डिसीजन कौन देता है? फेड देता है। ओके, एक मेहमान आ गया है, चलिए। तो इससे फेडरल रिजर्व जब आपका इंटरेस्ट रेट का मान लीजिए हाइक करता है, तो इसका इम्पैक्ट हाइक करता है, या मान लीजिए जो भी डिसीजन अगर उसको लोअर करता है, तो ग्लोबल मार्केट्स जो है उसमें आपका जो इम्पैक्ट जो होता है उसमें, जब रेट आपका हाइक होता है तो इसका नेगेटिव वहां पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी वहां पे रिड्यूस हो जाता है। लिक्विडिटी रिजर्व मतलब फेड रेट हाइक किया है, इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा मिल रहा है, एफआई अपना पैसा यहां से निकालेगा, लेके जाएगा अपना देश में, यूएस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां से पैसा निकल गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम घट गया, जिसको हम लोग लिक्विडिटी के नाम से भी जानते हैं, कि जो पैसा था वो पैसा यहां से निकल गया। कोई एक कंपनी में 5,000 करोड़ था, 2,000 करोड़ निकल गए, तो वहां पे लिक्विडिटी घट गया। ठीक है, उससे क्या होता है, निगेटिव इंपैक्ट होता है, वो स्टॉक भी नीचे गिरता है और ओवरऑल मार्केट भी एक निगेटिव इंपैक्ट वहां पे दिखाता है। दूसरा क्या है, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे भी रिसेंटली करंट जो चल रहा है इजराइल ईरान का चल रहा है। ठीक है, 2022 में हम लोग देखें रशिया यूक्रेन का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब इस तरह का जियोपॉलिटिकल इश्यूज जब शुरू होते हैं, युद्ध शुरू होता है, वार शुरू होता है, तो इसमें क्या होता है, हायर ऑयल प्राइसेस, ऑयल मीन क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के थ्रू से ही डीजल पेट्रोल वगैरह वगैरह जितने बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार होते हैं। ठीक है, और ये लोग मेनली जो आपका मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है, ठीक है, वहां से ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे होता है। ठीक है, और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो कि अपने पास रिजर्व करके रखते हैं, यूएस भी है, यूरोप में आप रशिया को जाइए तो बहुत वहां पे रिजर्व रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑयल प्राइस जब युद्ध होता है तो ऑयल प्राइस आपका बढ़ना शुरू होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंडियन मार्केट प्योरली क्या है, इंपोर्टर है। हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, हम लोग का प्रोडक्शन नहीं है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो हमको ज्यादा प्राइस देंगे। जब ऑयल हम खरीदते हैं, ऑयल हमको किस में खरीदना पड़ता है, आईएनआर में तो हम खरीद नहीं सकते हैं, हमको खरीदना पड़ता है यूएस डॉलर के थ्रू से।
ठीक है। यूएस डॉलर, तो गवर्नमेंट का जो रिजर्व है, डॉलर का जो रिजर्व है, वहां से फंड खाली होना शुरू होता है और ज्यादा अमाउंट में जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, जो डॉलर और रुपीस का जो भाव होता है, जैसे कभी कभी न्यूज में भी सुनने को मिलता है कि रुपया के डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ, वो भी एक दो पैसा, तीन पैसा, चार पैसा का वहां पर डिफरेंस होता है। तो ये मेनली आपका डिफर जो आता है ऑयल प्राइसेस का रेट हाई या नीचे होने से होता है। लेकिन जियो पॉलिटिकल इश्यूज जब होते हैं तो आपका क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसका प्राइस ज्यादातर सूट अप करता है ऊपर में, और इसका निगेटिव इंपैक्ट होता है मार्केट। अभी भी आप लोग रिसेंटली जाके चार्ट देखिएगा क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल काफी ज्यादा मोमेंटम दिखा चुका है, ऊपर की ओर भाग गया है इसका प्राइस। ठीक है। तो ये जो ग्लोबल इवेंट है, ये हर देश का जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर आपका इंपैक्ट देता है। ठीक है। अभी अगर आप देखिएगा कि ये रशिया यूक्रेन, या आपका इजराइल ईरान का, अगर मान लीजिए सीज फायर का अगर अनाउंसमेंट हो जाता है कि युद्ध रुक गया, मार्केट यहां से जो दौड़ना शुरू करेगा, नॉन स्टॉप दौड़ना शुरू करेगा। अभी रुका हुआ है, जिसमें से कल एक थोड़ा सा स्लाइटली एक बुलिश सिग्नल मार्केट ये दिया है, जिसमें ट्रम्प का आज एक बात भी आया है कि 15 डेज का एक हम लोग टाइम हम लोग दे रहे हैं। 15 डेज के भीतर अगर ये लोग अपने सब कर नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग अपना डिस्कशन या अपना डिसीजन हम लोग बनाएंगे। इस तरह का कुछ एक उनका अनाउंसमेंट कुछ आया है, जिसके कारण क्या है कि अभी 15 दिन का टाइम मिल गया कि 15 डेज में बहुत ज्यादा कुछ निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये एक मार्केट ये सोच रहा है, सही गलत वो बात की बात है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन कल मार्केट क्या हुआ, निफ्टी ऊपर में जाके क्लोजिंग दिया, हाई में जाके थोड़ा सा क्लोजिंग दिया है। नेक्स्ट वीक मंडे ये पता चलेगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में छोटा छोटा चीज में मार्केट आपका तुरंत आपका रिएक्ट है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, जिसमें क्या होता है यूएस जॉब रिपोर्ट्स, या चाइना का जीडीपी ग्रोथ, या यूएस या जापान का जो जीडीपी ग्रोथ जो हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके ऊपर भी आपका मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है। अगर जॉब रिपोर्ट अगर दिखाया गया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा और हुआ है, मार्केट पॉजिटिव हो। ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उल्टा अगर हो रहा है, इसमें क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है, जो भी डेटा होते हैं कोई भी देश का, तो एक एस्टिमेट रहता है कि इस क्वार्टर में या इस मंथ में आपका 2 लाख जॉब क्रिएट करने का बात था। अब देखा गया 2 लाख जॉब क्रिएट की जगह में 1 लाख जॉब क्रिएट हुआ। 1 लाख का जो टारगेट था वो गया ही नहीं वहां तक। तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ये कोई भी कंट्री के लिए निगेटिव इंपैक्ट होता है। और जब एक बड़ा इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होता है, तो ये भी एक फियर का कारण होता है कि आने वाले समय में ये देश अपना रिसेशन की ओर जा सकता है। ठीक है। जिससे जो भी बड़े इकोनॉमी के साथ जो भी देश जुड़े हुए हैं, उसके देश में भी वो इम्पैक्ट होगा ही होगा। और ज्यादातर क्या होता है, अमेरिका, उसके बाद चाइना, ये मेन 2 कंट्रीज हैं जिसका जीडीपी बहुत बड़ा, मतलब ट्रिलियन डॉलर्स में ये जीडीपी है। तो इस इकोनॉमी में अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोगों के जो कंट्री है देश में, हम लोगों के देश में भी उसका इम्पैक्ट होना ही होना है। ठीक है। तो ये सारा डेटा को भी आपको अपना माइंड में रखना है, और ये सारा चीज आपका ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। जब भी ये डेटा आता है ऑनलाइन में आपको ये मिल जाएगा सारा। और एक ग्लोबल इवेंट्स में क्रूड ऑयल का जो प्राइस होता है, क्रूड ऑयल का क्या होता है कि हर वेडनेसडे को, प्रत्येक बुधवार को, इसका जो रिजर्व जो है, रिजर्व का पूरा बायोडाटा वहां पे दिया जाता है, डाला जाता है कि कितना का प्रोडक्शन का कितना टारगेट था, रिजर्व में रखने का क्या टारगेट था। ठीक है। वो टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ है, ये सारा चीज का डेटा वहां पे दिया जाता है। ठीक है। और प्राइस अगर मान लीजिए क्रूड का प्राइस अगर सडन अगर ऊपर की ओर भाग जाता है, तो इंपोर्ट हेवी कंट्रीज जैसे इंडिया ओनली इंपोर्ट करती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन का डर पैदा होता है,
और मार्केट शार्पली आपका मोमेंटम भी कर सकती है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज को आप लोगों को जब मार्केट में एंटर कर जाइएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है कि कुछ कुछ वेबसाइट्स है उसको ही जब आप लोग देखना शुरू करेंगे तो ये सारा जो डेटा है वहां पे आपको देखना, आपको मतलब पता चल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, न्यूज भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये सब न्यूज के ऊपर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा को भी आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल इवेंट के बाद हम लोगों का क्या होता है, डोमेस्टिक इवेंट्स भी होते हैं। जो डोमेस्टिक इवेंट्स हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को हेविली इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि कंट्री स्पेसिफिक इवेंट्स ये होते हैं और लोकल जो मार्केट है, लोकल मार्केट को इंपैक्ट देते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल क्या क्या है, सबसे पहला है यूनियन बजट अनाउंसमेंट, जो कि हर साल आप देखिएगा फरवरी के महीना में हम लोग जो अभी करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, जो प्रीवियसली भी फरवरी में वो अनाउंसमेंट किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बजट अगर मार्केट सेंटिमेंट को अच्छा लगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगर अच्छा लगा, अच्छा कब लगता है, जब कुछ टैक्स छूट दिया जाए। ठीक है, कुछ अच्छा स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, अगर कुछ अच्छा वहां पे छूट दिया गया हो, तो उससे क्या होता है कि जो उस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो देखिएगा अच्छा खासा रैली आपका वहां पे दे देता है। ठीक है, इस बार का जो बजट हुआ वहां पे एलटीसीजी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी टैक्स ने जो हाइक का जो मैटर हुआ उससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ मार्केट में। ठीक है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक कुछ कुछ जो था वो सेक्टर वहां पे रैली किया। तो हर साल में एक बार ये इवेंट होता है और ये जो इवेंट होता है इस इवेंट में क्या होता है कि काफी हाई वॉलेटिलिटी होता है। मतलब उस दिन का मार्केट जब आप लोग लाइव में जब आप लोग देखेंगे तो लाइव में देखने से आपको पता चलेगा कि उस दिन का मार्केट ऐसा होता है कि 10 बजे से या 11 बजे से जो टाइमिंग रहता है आपका, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे जब अपना बजट पर भाषण देना स्टार्ट करती है, स्पीच देना स्टार्ट करती है, उसके बाद जो सेक्टर के बारे में बात हो रहा है, कोई भी एक सेक्टर में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव हुआ तो उस सेक्टर का स्टॉक मतलब अचानक से हो सकता है कि वो 500 रुपया का स्टॉक है, 10% ऊपर 10% नीचे आपका 5 से 10 मिनट में वो मोमेंटम कर देती। निफ्टी जो हम लोग के जो मेन बेंचमार्क इंडेक्स है वो आपका 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हो सकता है कि 700 800 1000 2000 पॉइंट का मोमेंटम दे दे। अगर इस बार भी शायद 2 फरवरी आपका सैटरडे पड़ गया था फिर भी मार्केट ओपन थी, मार्केट चूंकि बजट का अनाउंसमेंट था तो सैटरडे को भी मार्केट ओपन कर दिया गया। ठीक है, तो 2 फरवरी का सिर्फ निफ्टी का चार्ट जाके आप देखिएगा या कुछ कुछ जो स्टॉक्स हैं स्टॉक्स का चार्ट जाके आप देखिएगा, और इससे पहले के सालों में भी जब इस तरह का यूनियन बजट का जो अनाउंसमेंट हो रहा था तो आप चार्ट को खाली जाके देखिएगा जिसमें प्राइस का जो मोमेंटम है वो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो न्यू ट्रेडर्स, इसमें और एक चीज हम ऐड करेंगे, जब आप लोग न्यू एंट्री कर रहे हैं तो किसी के भी कहने से, किसी के बहकावे में आके कभी भी इस तरह का जो इवेंटफुल डे जो होता है, इवेंटफुल डे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से या ट्रेडिंग करने से, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग करने से बचिएगा स्टार्टिंग फेज में। हाँ, जब 1.5 साल 2 साल 3 साल आप मार्केट में रह गए, 2 3 बार लाइव आप देख लिए, एक्सपीरियंस आप गेन कर लिए, उसके बाद आप जा सकते, लेकिन वो भी छोटा अमाउंट, क्योंकि उस वक्त का जो वोलेटिलिटी होता है उस वोलेटिलिटी में क्या होता है, 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया में कन्वर्ट हो जाता है 5 मिनट में, और 1 लाख रुपया आपका जीरो भी हो जाता है 2 मिनट में। तो किसी के भी बहकावे में आके बड़ा पैसा कभी भी स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा या ट्रेडिंग मत कीजिएगा। ठीक है, जब इस तरह का इवेंट रहे तब। दूसरा एक हम लोगों का इवेंट होता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है,
एन इंटरेस्ट रेट कट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बूस्ट बैंकिंग एंड रियल एस्टेट स्टॉक, जो कि इस बार आरबीआई का जो पॉलिसी हुआ, आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई क्या किया, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.50% का रेट कट। तो रेट कट जब हुआ तो इससे क्या होगा, रियल एस्टेट स्टॉक क्यों भागे और बैंकिंग स्टॉक्स क्यों भागे? इसका सिंपल सा वजह है कि जब रेट कट होगा तो जितने भी पर्सन घर, जमीन, फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेके अब खरीदने का कोशिश करेंगे, क्योंकि रेट कट हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट आपको सालाना पे करना पड़ रहा था 8%, तो आपको अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितना, 7.5%। तो बैंकों के पास क्या होगा, ज्यादा लोन बैंक दे पाएगा, बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएगा, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम यहां पे पे करना पड़ रहा है। तो बैंक अगर लोन ज्यादा देगा तो बैंक का इंटरेस्ट का जो अर्निंग होगा वो भी ज्यादा होगा। इसलिए बैंकिंग सेक्टर बूस्ट हुआ यहाँ पर। बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं, आप लोग उसको चार्ट में जाके ट्राई करके देखिएगा। प्रीवियस जब आरबीआई का पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ, उसके इर्द गिर्द से बैंकिंग और फाइनेंस का जो स्टॉक्स है काफी अच्छा मोमेंटम दिए हैं। मैक्सिमम स्टॉक, हर कोई नहीं, मैक्सिमम जो लीडर स्टॉक्स हैं वो लोग अच्छा खासा मोमेंटम दिए हैं। और साथ ही साथ रियल एस्टेट का जो स्टॉक्स है वो लोग भी अच्छा मोमेंटम किए। क्यों? क्योंकि जब लोन होगा घर खरीदने के लिए तो उन लोगों का जो प्रोजेक्ट्स है, उन लोगों का प्रोजेक्ट्स भी सेल होगा अच्छा खासा क्वांटिटी। फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, या बड़े बड़े जो हाउसेस होते हैं, वो हाउसेस भी वो लोग सेल करेंगे अच्छा खासा, जिसमें आपका ओबेरॉय रियलिटी हुआ, डीएलएफ हुआ। तो ये लोग अच्छा खासा मोमेंटम दिए ये रेट कट के ऊपर। ठीक है, तो ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी आप लोगों को, चूंकि हम लोगों का इंडियन इवेंट है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट है इसके ऊपर पड़ता है, इसको भी आप लोगों को माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद और एक जो डोमेस्टिक इवेंट हम लोगों के होते हैं वो क्या है, इलेक्शन रिजल्ट्स का। इलेक्शन हम लोग दो तरह के जनरली देखते हैं, एक हम लोग स्टेट में जो विधानसभा इलेक्शन है वो देखते हैं, और एक सेंट्रल का जो इलेक्शन होता है वो आपका लोकसभा का होता है, क्योंकि ये 5 इयर्स का एक डिफरेंस रहता है, 5 साल अंतर अंतर होता है। ठीक है, तो पब्लिक क्या चाहती है, मार्केट क्या चाहती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है, मार्केट फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, अगर ये दोनों अगर मिले तो मार्केट ऊपर की ओर ही जाना पसंद करती है। तो इलेक्शन रिजल्ट में अगर जो मान लीजिए प्रीवियस गवर्नमेंट है, प्रीवियस गवर्नमेंट ही इस बार चुन के आई, तो क्या है कि पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा, और मार्केट भी ये देख रहा है कि वही जो पर्सन है वही पर्सन देश को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। तो इससे जो इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स मतलब बड़े बड़े जो है एफआईआई डीआई, तो उन लोगों का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बना रहता है। ठीक है, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, इसी की जगह अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो जाए, अभी जैसे जो गवर्नमेंट है, ये मान लीजिए हम लोग का फिर नेक्स्ट इलेक्शन है, नेक्स्ट इलेक्शन में मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज होगी, तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद देखिएगा वहां पे जो मार्केट है, मार्केट में एक डाउनफॉल या कंसोलिडेशन का एक फेज देखा जाता है, कि नए जो गवर्नमेंट आए हैं वो क्या क्या पॉलिसीज में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग पैसा फिर से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। ये एक मैटर आता है। तो जब इलेक्शन रिजल्ट होने का हो, ठीक है, तो भी आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर मान लीजिए आप पहले से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किए थे इससे पहले, वो 5 लाख रुपया अभी आपका 10 लाख 12 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, आपको अगर ये लग रहा है कि इस इलेक्शन का रिजल्ट में अभी हमको डाउट है कि यही गवर्नमेंट जो है यही आएगा ना, कुछ चेंजिंग भी हो सकता है, तो उस वक्त जो वाइज माइंड जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना जो प्रॉफिट है प्रॉफिट से थोड़ा सा बुक करके रख लें, कि अगर नया कुछ अगर चेंजिंग हो गया तो स्टॉक जो 12 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ तो प्रॉफिट आके फिर से आपका 8 लाख 9 लाख में आके खड़ा हो जाएगा नीचे गिरने से। तो अगर इस तरह का सिचुएशन रहे, अपना प्रॉफिट को उस वक्त बुक करके अपने पास रख लेना चाहिए। फिर
मार्केट में अगर मान लीजिए सेम गवर्नमेंट आ गया तो मार्केट तो ऊपर ही जाना है, और ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, आपको फिर से खरीदने का मौका दे देगा। उस वक्त खरीदिए, और उसको फिर जो राइड है उस राइड को एंजॉय कीजिए। ठीक है। तो ये एक हो गया इलेक्शन का रिजल्ट। और एक जो बड़ा इंपैक्ट देता है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग सेशन, कॉर्पोरेट अर्निंग रिजल्ट्स। जो बड़े बड़े जो कंपनीज जो हैं, टीसीएस हो, रिलायंस हो, ठीक है, ये लोग का अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक हो, या इस तरह के और जितने बड़े जो कंपनीज हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज में जो हैं, तो इन लोगों का रिजल्ट अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ रहे हैं, इन लोगों का ग्रोथ अच्छा खासा दिखा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है। और निफ्टी या सेंसेक्स जो हम लोगों के बेंचमार्क इंडेक्स है, ये क्या होता है, अपवर्ड मोमेंटम करना शुरू करता है। और जब निफ्टी सेंसेक्स अपवर्ड मोमेंटम में मूव करना शुरू करते हैं, तो हर कोई रिटेल ट्रेडर्स भी तब वहां पे अपना कॉन्फिडेंस पाते हैं कि मार्केट तो ऊपर की ओर ही जा रहा है, चलो हम लोग अब अपना बाइंग जो है बाइंग हम लोग शुरू करें। उससे और पुश मिलता है, और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड एक पकड़ लेता है। ठीक है। तो ये कुछ जनरल ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, जिसको कि बहुत सारे, जब आप लोग भी यहां से थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लीजिएगा, तो ये इवेंट को आप लोग ट्रेड भी कर सकते, उसका भी तरीका है। रिस्क है, लेकिन रिस्क से बच के अर्निंग करने का भी तरीका है, उसको भी हम लोग आगे जो है आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है। बाकी जो इवेंट टाइप है, इवेंट टाइप, एग्जांपल और इम्पैक्ट ऑन मार्केट, ये आप लोगों के सामने है, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। तो ये सिंपली है। ठीक है। अपना मतलब इन्फॉर्म जो डिसीजन आपका होगा, इंफॉर्मेड डिसीजन बनाने के लिए, अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए, ये सब जो इवेंट है, ये सब इवेंट जब होने का हो और आपको पता चले कि इस तरह का इवेंट होने का है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो का आप उस हिसाब से डिसीजन वहां पे बना पाए, कि हमको अभी जो कंडीशन है पूरा का पूरा अभी हमको एज इट इज बैठे रहना है, या कुछ प्रॉफिट चल रहा है तो उसको बुक करके फिर नेक्स्ट जो डिसीजन आ जाएगा मार्केट का, इवेंट का, उसके बाद हम फिर अपना पोजीशन जो है पोजीशन अपना बना। ठीक है। तो ये सिंपली कुछ टर्मिनोलॉजी था, कुछ मार्केट टर्म्स थे, जो कि हम लोग प्रीवियसली 2 वीक 3 वीक से हम लोग डिस्कशन किए। आशा करते हैं कि ये जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स में आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में होगा नहीं। ठीक है। क्योंकि ये एकदम जनरल पार्ट है। और ये सब क्या होता है कि जो 2 4 साल 5 साल से मार्केट में हैं, वो लोग भी कभी कभी ये सब चीज के बारे में मतलब कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स दोस्त आते हैं जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख डुबा चुके हैं। ठीक है। लेकिन किसी के मतलब कैसे डुबा है, किसी के कहने से, कोई बोल दिया इसको खरीद लो, इसको बेच दो, हो गया। और किसमें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और फ्यूचर तो छोड़ दिए, ऑप्शन में बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में भी मैं एक आप लोगों से बात कर लेना चाहूंगा कि व्हाई डू पीपल लूज मनी इन इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे सच्चाई क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे मार्केट में आके पैसा अपना लूज करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। आज मेरा जो लाइव ग्रुप है उसमें मैंने ये पोस्ट भी किया था। ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है कि आपको जो ऑर्डर में मार्केट में जब आप एंट्री कर रहे हैं, जब आप एंट्री ले रहे हैं, जब आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपका प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मन में ये सोचे कि हमको डॉक्टर बनना है, तो क्या डायरेक्ट हॉस्पिटल में व्हाइट कोट पहन के आप चल जाइएगा क्या। मान लीजिए हम सोचे या आप सोचे कि हमको डॉक्टर बनना है, तो व्हाइट कोट पहन के तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग अपना एसडी हॉस्पिटल तो नहीं चल जाएंगे। या हम सोचे हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हाँ हम डॉक्टर, हमको ऑपरेशन करने दीजिए। होता है कभी, कभी नहीं होता। कोई अगर करेगा तो आप उसको क्या बोलिएगा, चलो पहले जाओ पढ़ाई लिखाई करो, पहला वर्ड यही निकलता है।
स्टॉक मार्केट में भी क्या है, सबसे फर्स्ट क्या था, फर्स्ट लर्न, पहले पढ़ाई लिखाई करना होगा स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट है क्या। तो जो कि हम लोग एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम लोग मोटा मोटी एक ओवरव्यू हम लोग के माइंड में आ गया कि हम मार्केट में ये सारा चीज होता है, इतना सारा चीज मार्केट में है, ऑर्डर है, आस्क है, बिड है, ठीक है, FII DII है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इंट्राडे है। तो ये बहुत सारा चीज मार्केट में है जिसके बारे में हम लोग जाने। तो ये सब लर्न के बाद उसके बाद क्या, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये दोनों पार्ट को हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जानना पड़ेगा, और फिर उसमें हम लोगों को धीरे धीरे मास्टर बनना पड़ेगा। तो समय के साथ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक लर्निंग हुआ, उसके बाद क्या आता है, जब फर्स्ट स्टेप जब आप फैलिएगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना है। सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब हम आज जो खरीद रहे हैं इसको कम से कम 1 साल तक हम होल्ड करेंगे। कोई भी स्टॉक हम खरीद रहे हैं, 1 साल तक इसको होल्ड करने का मेरा टारगेट है। वो प्लान मेरा बनेगा कि 1 साल तक इसको हम होल्ड करेंगे, 10,000 इसमें हम लगा रहे हैं, 10,000 में कम से कम हमको 2,000, 3,000, 4,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। आपका एक टारगेट भी वहां पे आपका सेट हुआ कि 10,000 में मेरा 4,000 रुपये का प्रॉफिट आना चाहिए। अब वो 4,000 आप 1 साल का टाइम ड्यूरेशन आप सेट किए माइंड में, हो सकता है कि वो स्टॉक आपको 2 महीना में वो टारगेट मीट करा दे, तो प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं दे तो आपको 1 साल तक वेट भी करना है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए स्टॉक मार्केट में जब हम एंट्री कर रहे हैं। क्यों, इसके पीछे भी मैं और एक वजह आपको बता दूं। आप कोई भी ऐसा पर्सन मेरे सामने लेके आइएगा जो 8-10 साल लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही किया हो कि आज खरीद के इसको 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद ही हम बेचेंगे। एक पर्सन लाके हमको दिखा दीजिएगा कि ओवरऑल वो लॉस में है। एक पर्सन का बात हम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लर्न करने के बाद स्टॉक सिलेक्शन करके वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। एक भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो कैपेबिलिटी है कि आपको वो वेल्थ क्रिएट करके ही देगा, आपको लॉस कभी नहीं देगा। ठीक है, और ये डेटा आप लोग गूगल में हर जगह में आप जाके चेक भी कर लीजिएगा, आपको पता भी चल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग टर्म में मान लीजिए आप रहे, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, सिंपली शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म, मतलब 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के भीतर के लिए मैं अपना पोजिशन बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद स्टेप होना चाहिए, जब वो आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप कर लिए, फिर आपका होना चाहिए क्या, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक, हो सकता है 3 दिन या 7 दिन से लेके 30 दिन, 1 महीना के भीतर, ये आपका स्विंग ट्रेडिंग हुआ। इसमें आपको और एक्सपीरियंस आपको गेन करना, और बहुत कुछ टेक्निकल, फंडामेंटल, और भी बहुत सारा चीज आपको जानना पड़ेगा, तब आप स्विंग ट्रेडिंग वहां पे कर पाए। उसके बाद होता है क्या, ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन का जो पार्ट है, उसमें ऑप्शन सेलिंग का एक पार्ट होता है, ऑप्शन बाइंग का एक पार्ट होता है, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, फ्यूचर ट्रेडिंग का एक पार्ट। तो इस बेसिस में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए स्टॉक मार्केट। लेकिन हम लोग करते क्या है, इन्फ्लुएंसर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है, हम लोग शुरू कहां से करते हैं, ऑप्शन बाइंग से, जो कि एकदम नीचे है, लास्ट में वो होना चाहिए। कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, पहला जो 3 पार्ट है वो 3 पार्ट में आपको 1.5, 2 साल, 3 साल आपको रहना चाहिए, उसके बाद आपको आना चाहिए। लेकिन हम शुरू कहां से कर रहे हैं, एकदम नीचे से, ऑप्शन बाइंग से। और फिर जब लॉस होता है तब हम लोग मार्केट को क्या करते हैं, जुआ का अड्डा, मार्केट जुआ है। आपके फ्रेंड यार को भी आप बोल दीजिएगा तो वो भी आपको क्या बोलेगा, तुम तो जुआरी बन गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट होगा तो
कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लॉस होने से डायरेक्ट एक ही वर्ड निकलता है, मार्केट तो जुआ है। ठीक है, तो जुआ मार्केट नहीं है, आपका तरीका जुआरी जैसा बन जाए अगर आप उल्टा वे में अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में सिंपली क्या है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी बाय एंड होल्ड के ऊपर है। बाय एंड होल्ड, इसमें क्या होता है, बाय और होल्ड में क्या होता है, आपके पास जितना कैपिटल है वही कैपिटल के अगेंस्ट में आप बाय कर रहे हैं। आप ना लेवरेज ले रहे हैं, ना उधार ले रहे हैं, ना आपके माथे में कोई इंटरेस्ट आपका चढ़ रहा है। ठीक है, ना इंट्राडे का हेडेक रह रहा है कि लॉस में है और प्रॉफिट में है, हमको पोजीशन आज ही हमको काटना है। आपका जितना पैसा है उतने पैसे का खरीद के रखे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं। 1 साल टाइम है आपके पास, आप आराम से प्रॉफिट में निकल जाइए। 3 महीना 6 महीना 1 साल प्रॉफिट में ही निकलिए जनरली। 1 साल में नहीं हुआ, 1.5 साल 2 साल, कंपनी आपको अगर अच्छे से आप सिलेक्ट किए हैं, कंपनी का फंडामेंटल देख के अगर चेक करके अगर आप उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो वो प्रॉफिट में ही आपको निकाले, लॉस आपको नहीं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि मेरे पास जो है उसी से हम यहां पे कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करना है धीरे धीरे, और ये पेशेंस बनाना है। हाँ, ये आप जब शुरू कीजिएगा तो सबका क्या होता है, सीखने का कोई 1 साल में सीखता है, कोई 1 महीना 2 महीना में भी सीख लेता है प्रोसेस को। गलती अगर हो गया एक छोटा सा, उसको फिर नहीं दोहराने का एक जो डिसिप्लिन होता है, तो आप 3 महीना 6 महीना साल भर के भीतर भी आप पारंगत हो सकते हैं, आप मास्टरी कर सकते हैं। लेकिन आपको फोकस्ड रहना होगा, आपको और डीपली ये सारा चीज को आपको जानकारी लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हैं यही सब के बारे में डिस्कस करने के लिए। लेकिन ये ओवरऑल आज आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि हम लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग फ्यूचर बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे ये मैं नहीं बता रहा हूं, करेंगे, लेकिन उसका जो सिस्टम है सिस्टम को जान के करेंगे। उसका पूरा जो लर्निंग है वो लर्निंग लेके करेंगे, ताकि मेरा लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाए। ठीक है, और जनरली क्या होता है जब इस तरह का सिचुएशन बिना जाने जब हम लोग करते हैं तब क्या होता है, लॉस होता है। फिर लॉस होने से क्या होता है, आप इमोशनल हो जाते हैं, आपका फियर और ग्रीड ये दोनों काम करना शुरू कर जाता है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है वहां पे इंटर मार नहीं पाते हैं डर से, और जब वो भागना शुरू करता है वहां पे एंट्री कर जाते हैं लोभ से, और वहां से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, फिर से आपको लॉस। तो ये फियर एंड ग्रीड का जो ट्रैप है उसमें आप फंस जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है जब लॉस हो जाता है तो आप रैंडम क्या करते हैं, टिप्स और र्यूमर्स को फॉलो करते हैं। कोई भी आपको कॉल कर दिया, भैया हम यहां से बोल रहे हैं, हम लोग गजब का ट्रेड देते हैं, आप लीजिए, आपका 20,000 रुपया आप कैपिटल रखिए, डेली आपको 10% का हम प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। डेली 10% तो छोड़ दीजिए, आपका 2 दिन में 20,000 भी आपका चल गया, जो कि आप मेहनत से कष्ट से, हो सकता है जॉब करके हो बिजनेस करके हो, वो थोड़ा थोड़ा करके आप जमा कर रखें। ठीक है, ये भी उसके बाद होता है जब आप बिना जाने डायरेक्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट में फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके लॉस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। ठीक है, तो ये सारा चीज इसीलिए कह रहा हूं ताकि ये पूरा जो फेज है, ये पूरा फेज मैंने अपना ट्रेडिंग करियर में पार किया है। आप लोग को जैसे इस फेज को, इस दौर को ना झेलना पड़े, इसलिए मैं इतना सारा बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, और बहुत सारे हैं जो कि करते भी हैं। तो गलती करके अगर सीखने जाइएगा तो पूरा जिंदगी भी कम पड़ जाएगा। बेटर क्या होता है कि दूसरे के गलती से ही सीख लेंगे। तो मैंने ये गलती सब किया था, हम नहीं चाहते आप लोग भी ये गलती दोहराएं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के बारे में जाएंगे, लर्निंग के ऊपर फोकस रहेगा हम लोगों का,
और इसके बाद आज ये टर्मिनोलॉजी पार हुआ, कल से हम लोग का जो फंडामेंटल कंपनियों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं, उसका बेसिक जो टच है, बेसिक टच हम लोग करेंगे, जो कि जानना जरूरी है कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग फंडामेंटल को कंप्लीट करते हुए फिर हम लोग टेक्निकल पार्ट जो है, टेक्निकल पार्ट में हम लोग एंटर करेंगे, और वहां पे सारा जो चार्ट रीडिंग से लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाइंग सेलिंग एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस किस तरह से होता है, किस तरह से स्विंग ट्रेड होता है, किस तरह से पोजिशनल ट्रेड होता है। ठीक है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस किस मैटर में करेंगे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर ट्रेड, इसके बारे में भी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए जो आज का जो सेशन है इतना तक ही, आज का सेशन में। ठीक है। फिर कल हम लोग मिलते हैं, कल मिलके फिर से बाकी नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट लोग इसका स्टार्ट करेंगे, जिसमें फंडामेंटल का जो है, फंडामेंटल का पार्ट में हम लोग स्टार्ट करके फिर टेक्निकल पार्ट में हम लोग इंटर कर जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। कल फिर सेम 7:30 बजे आप लोगों के साथ मिलते हैं। और अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो आप लोग ग्रुप में उसको शेयर कर दीजिएगा, उसका आंसर देने का हम एज सुन एज पॉसिबल उसका हम कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये जो स्लाइड है, आज ये स्लाइड कंप्लीट हुआ, ये हम कोशिश करेंगे कल परसों के भीतर आप लोगों को पीडीएफ बना के ये स्लाइड भी आप लोगों को हम दे देंगे, ताकि एक बार आप लोग इसको रीड भी कर ले पाइए। और जो वीडियो सब मैंने जो डाला हुआ है उसको भी, जहां पे जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर फिर से कोई क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जिस टाइम अभी जैसे लाइव हो रहा है, तो लाइव में क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट डिस्कशन हो गया, उस वक्त मतलब बात करते करते हो सकता है आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, लेकिन फ्लो में जो बात आगे बढ़ गया, अभी आपके मन में वो क्वेश्चन गायब हो गया, माइंड में नहीं है। फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर से वो क्वेश्चन उस टाइम में आ जाए, उसको जस्ट वो एक मैसेज ड्रॉप करके आप रख दीजिए। ठीक है। इससे कि छोटा छोटा चीज से जब एक क्वेश्चन कीजिएगा तो उसका 10 आंसर, 10 टॉपिक आपका वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है। मार्केट ऐसा ही है। तो चलिए, आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर कल मीट करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।